ओवर ओरिजिनल आरएमएस वैल्यू का अगर आप कंपैरिजन निकालें तो दिस इज व्हाट दे वांट यू टू फाइंड आउट। कैलकुलेट करो। सबसे लंबी तो ये हो सकती है कि नई वाली सी का भी आप पुराने वाले तरीके से पूरी वैल्यू निकालें और दोनों का रेशियो ले लें। जी बताएं फॉर्मूला। बेटे हमने ये पढ़ा था, इसको बड़े लंबे तरीके से नहीं, हमने डायरेक्टली एवरेज स्क्वायर स्पीड से फर्क पड़ा था कि अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लूं तो हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। याद आया? तो मैंने आपको ये लिख पाया था कि C1 अपॉन C2 या C1 इंटू T1 ऐसे कर लो, तो इनका जो रेशियो है C1 अपॉन अंडर रूट T1 इज इक्वल टू C2 अपॉन अंडर रूट T2। आप ये भी कह सकते हो डायरेक्टली C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन अंडर रूट T2। मुझे सिर्फ टेम्परेचर्स पुट करने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ऊपर हमें चाहिए न्यू आरएमएस। अब नए वाले के बारे में कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 84। तो पहले वाले का टेम्परेचर इन केल्विन कितना था? 294। तो अंडर रूट T2 तो मेरे पास डायरेक्टली 294 है और ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा? 378। निकालें डायरेक्ट है 294 में 84 डायरेक्टली ऐड कर देंगे ना भाई। फाइनल आंसर रेशो कितना आएगा? रेशो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.1। आगे कहते हैं यूज अ सिंपल काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, सॉलिड में पार्टिकल्स आर रेगुलर रिपीटेड पैटर्न और क्या करते हैं? दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं रेगुलर रिपीटिंग यूनिट क्रिस्टल लेटिस, आप कह सकते हो लेटिस स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि द पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर या पैटर्न। और सेकेंडली हम कह सकते हैं कि दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन भी लिख सकते हैं, फिक्स पॉइंट भी लिख सकते हैं। आगे कहते हैं बेटे द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मच मोर ग्रेटर देन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द सेम सब्सटेंस। कहते हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये क्यों ज्यादा होती है? दोनों में स्टेट चेंज हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ट्रांसफर होता है लिक्विड से गैस में, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ट्रांसफर होता है सॉलिड से लिक्विड में। अब सुने इधर, दो एटम्स या तीन एटम्स को अगर मैं देखूं गैस में तो वो शायद इतने दूर दूर होंगे और लिक्विड में ऐसे क्लस्टर में होंगे। सॉलिड के अंदर ये टाइटली पैक्ड होंगे और लिक्विड में इनके बिटवीन डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ता।
तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि वेपराइजेशन के अंदर पार्टिकल्स के बिटवीन गैप ज्यादा इंक्रीज होना होता है, तो मोर वर्क इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. So that is why specific latent heat of vaporization is always kept, or it is always more than the specific latent heat of fusion. तो हम बताएंगे कि as there is a much greater increase in separation, आप इसको स्पेसिंग भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स इन, या हम लिख सकते हैं कंपेयर टू फ्यूजन. ठीक है. आगे कहते हैं बेटे, a heater supplies energy at a constant rate to 0.045 kg of a substance. The variation with time of the temperature of the substance is shown. The substance is perfectly insulated from its surrounding. कहते हैं determine the temperature at which the substance melts. है -100 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में देना चाहे आप लिख दें, मसला नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा. देखिए बेटे, हर सवाल के एंड में एक ही काम होगा, या आप सवाल करोगे. अच्छा देखें, कहते हैं द पावर ऑफ द हीटर इज 150. अच्छा, मैं तुम्हें अगर रिकॉल करा दूं तो हमने ये डिस्कस किया था, चाहे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपराइजेशन हो, हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं दो अलग अलग पावर पर, और फिर उनको साइमल्टेनियसली क्या कर लेते हैं, सॉल्व. इस तरह से सराउंडिंग में जितनी भी हीट एक्सचेंज होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, मिनिमाइज. अब ये कहता है कि use the data to calculate in kilojoules per kg the specific latent heat of vaporization of the substance. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने निकालनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ एक ही पावर गिवन है बेटे. हाँ, तो इसीलिए एक ही पावर गिवन. दो पावर्स गिवन होंगी तो हम उस मेथड पे जाएंगे, उस फॉर्मूले पर जाएंगे, अदरवाइज नहीं. दो पावर्स अगर गिवन होंगी तो हमने जो डिफरेंस करके जो पावर का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला निकाला था, P1 अपॉन P2 ओवर M1 माइनस M2 इंटू T, या M1 अपॉन T माइनस M2 अपॉन T, अगर रेट ऑफ मास गिवन हो. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. तो 3 मार्क के लिए सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिख लें तो Q इज इक्वल टू M इंटू L, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सही है. वेपराइजेशन का भी यही फॉर्मूला है. नीचे F लिख दूंगा तो फ्यूजन हो जाएगा, और अगर V लिख दूंगा तो फ्यूजन थोड़ा पसंद है मुझे. अच्छा, खैर वेपराइजेशन है बेटे, तो इसको वेपराइजेशन हम लिख देते हैं. सही है. अब Q की जगह मुझे पावर गिवन है, तो मैं इसकी जगह पावर इनटू टाइम लिख देता हूं. सो दिस इज गोना बी MLV. पावर हमें गिवन है 150. टाइम की अगर हम बात कर लें तो बेटे, कितनी देर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ है वो हम निकाल लेंगे ग्राफ से. अच्छा, ग्राफ में अगर हम देखें तो आई थिंक ये मेल्टिंग है और ये बॉइलिंग है. तो बेटे ये स्टार्ट कब से हुआ है, 3 से लेकर और तकरीबन 8.5. सही है. तो यहां पर मुझे टाइम मिल जाएगा कि कितनी देर के लिए बॉइलिंग आपके पास कंटिन्यू रही है. सो दैट इज फ्रॉम 3 टू 8.5. तो कितना हो गया, 5.5 मिनट्स. गुड टाइमिंग. अच्छा देखो, तो 5.5 इंटू 60 कर देते हैं. आगे चलेंगे तो मास कितना हमने इस्तेमाल करा है ये हम डाटा में देख लेते हैं. 0.045. ठीक है.
0.045। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। निकालो यार, आइस की वैसे तकरीबन 1000 या 1100 के करीब आती है। किलोग्राम में ही दिया हुआ है बेटे। किलो जूल्स में आप कन्वर्ट करें तो उसको 1000 से डिवाइड करा दें, 1100। ठीक है बेटे, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁶, लेकिन दिस विल बी जूल्स पर केजी। किलो जूल्स पर केजी के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1100। आगे कहता है सजेस्ट व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द फैक्ट दैट द सेक्शन Q ऑन द ग्राफ इज लेस स्टीप देन द सेक्शन P। चेक करना, कह रहे हैं सेक्शन Q जो है वो कम स्टीप है कंपेयर टू सेक्शन P। सेक्शन P और Q के बिटवीन क्या? एक मिनट बेटे, यहां पर बॉइलिंग हो रही थी तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालने के लिए, वेपराइजेशन निकालने के लिए मुझे देखना था कि कितने टाइम चली है। तो यहां से मैंने निकाल लिया था टाइम, ये 3 से 8.5 तक चली थी। सही है? अब आगे कह रहा है कि बेटे Q लेस स्टीपर है और P ज्यादा स्टीप है, क्यों? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, और से सुनना। वेरी गुड। अब लिखते हैं A लेवल के बच्चे के हिसाब से। हाँ देखें जी, P को मुझे देखकर ये बात समझ आ रही है कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जबकि Q में ज्यादा टाइम में लेस टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस। आपको ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसका नुकसान क्या है, वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी हीटेड। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये लेस स्टीपर है तो इसका मतलब है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपैरेटिवली कैसी है, ज्यादा है। इट टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड। ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी। अब मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ही चेंज इन टेम्परेचर होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में चेंज नहीं होता। मैं लिख के तुम्हें दिखा देता हूं, इधर देखो, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब मेरी बात सुनो, अब चाहे आप लिक्विड को बॉइल करें और गैस को कन्वर्ट करें, मास तो सेम रहेगा। सही? लेट अस सपोज हम अमाउंट ऑफ हीट भी सेम सप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब है C और डेल्टा T कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। सही है? तो जहां पर चेंज इन टेम्परेचर काफी स्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो हम इसको इसी बात को यहां पर मेंशन कर देते हैं कि सिंस द गैसेस हैज हायर specific heat capacity, देन लिक्विड भी लिख लें। बॉस किस चीज पे सॉल्व कर रहे हो? सवाल देखें अगला। अब वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। गई? देखिए बेटे, अब हम ही कह रहे हैं कि डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट।
क्या होती है? लेटेंट का मतलब स्टेट चेंज, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, यानी कि 1 kg। तो इसके लिए हम यही बात लिखते हैं कि ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स या एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको। आगे कहता है द इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स्ड इन सम मेल्टिंग आइस दैट इज कंटेन्ड इन अ फनल एज शोन। कहता है बेटे द हीटर इज स्विच्ड ऑन एंड द आइस इज मेल्टेड एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, समटाइम्स देखो यार, 3 टॉपिक के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें ना, तो बेटे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये 3 से 4 वो टॉपिक हैं जो आपके P5 में आ सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट या कोई क्वेश्चन बताते हैं ना, तो दे गिव यू फुल डिटेल। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें, डू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। देन थर्मल, अब ग्रेविटेशन वगैरह से तो आपको वो P5 में दे नहीं सकते। और क्वांटम, इनके क्वेश्चंस तमीज से पढ़िएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब मैं लिटरली P5 के लिए आपको इनके क्वेश्चंस पढ़वाऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर आओ। आंसर नहीं चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस इनके पढ़ें। यू विल गेट टू नो कि अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट या दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। सही है। अब जैसे ही कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर हमने इमर्स करा सम मेल्टिंग आइस में, तो हमें भी वहां पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ जाए तो हम यही बताएंगे मेल्टिंग आइस ही होगी। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग आइस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हमें बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सो दैट आइस वापस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है। द एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट वेरी क्विकली। कहते हैं द हीटर इज स्विच ऑन एंड व्हेन द आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अब हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट, भैया क्लास में बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हो क्या? यहाँ आइस पिघल रही है, बंदे पिघल रहे हैं यार, चलना लगे तो। अभी कहते हैं बेटे, और हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही उस वक्त होगा जब आपके पास मास कांस्टेंट रेट से चेंज होना शुरू हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट कांस्टेंट रेट से आना शुरू हो जाए। अभी कहते हैं आइस मेल्टेड इन 5 मिनट इज नोटेड टुगेदर विद द पावर ऑफ द हीटर, द पावर ऑफ द हीटर इज देन इंक्रीज, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा विद अ डिफरेंट पावर रेटिंग। अभी कहते हैं द मास ऑफ द आइस मेल्टेड इन 5 मिनट इज रिकॉर्डेड। हर दफा 5 मिनट के लिए जो भी मास मेल्ट हुआ है उसको हमने रिकॉर्ड करा है। कहते हैं कंप्लीट द फिगर टू डिटरमिन द मास मेल्टेड पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये मास का रेट निकलवाना चाह रहा है। अब इसने हमें बता दिया कि जब आपने 70 वॉट का हीटर लिया तो 78 ग्राम्स मेल्ट हुई कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो 78 ग्राम्स को अगर मैं डिवाइड करा दूं किससे, लेकिन ये सेकंड्स है, तो 5 मिनट्स यानी कि 5 × 60 दैट इज गोना बी 300 सेकंड्स। तो हमें इसको 300 से डिवाइड कराना पड़ेगा। कितना आ गया? 0.26। और अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे 114 को 300 से, तो दिस इज गोना बी 0.38। अच्छा अब इधर देखो, अब बेटे मेन पार्ट ये वाला क्वेश्चन, अगर दो पावर रेटिंग का स्पेसिफिक रेटिंग हीट ऑफ फ्यूजन में आ जाए, वेपराइजेशन में आ जाए, किसी और मेथड से नहीं होगा, आपको वो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, जिसमें हम क्या लिखते हैं? चेंज इन पावर ओवर चेंज इन मास फ्लो या मास रेट या मास ऑफ द मेल्टिंग आइस इनटू टाइम। अब क्योंकि हमने ऊपर मास पर यूनिट टाइम यानी कि रेट ऑफ मास मेल्टेड निकाल लिया है, तो अब हम जो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले ही कह रहे हैं use the data in the completed figure to determine the value for a specific latent heat of fusion of ice। तो specific latent heat of fusion of ice हम निकाल लेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन पावर। अब पावर का डिफरेंस आप कैसे भी लिखें, हाई माइनस लो लिखते हैं तो मसला नहीं, डिवाइडेड बाय इन्हीं के मेल्टेड मास के रेट। यानी कि अगर मैं इसको P1 और इसको P2 कह दूं तो M1/T माइनस M2/T। तो ये आ जाएगा पावर आपके पास 110 माइनस 70 ओवर 0.38
माइनस 0.25, सॉरी ये 6 है, निकाल लें भाई, 330 जूल्स पर ग्राम्स, सही है। लेकिन ये जो अगला वाला पार्ट है, ये वो स्टेप है जिससे हमने लेक्चर में इस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखा था। अब ये कहता है कि द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी गेन बाय द आइस फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सुनो बेटे इधर, अब ये आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको याद रखना, याद रख सकते हैं तो गुड इनफ, वरना नॉर्मली हो क्या रहा है कि आइस लो टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग अगर हाई टेम्परेचर पर है तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से क्या होगी, गेन होगी, हमने यही कहा था। इसका मतलब है कि मेल्टिंग आइस में जितनी भी हीट गेन हो रही है वो दो तरह से हो रही है, एक हीटर से और दूसरी सराउंडिंग से। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस वक्त अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हमने कहा था कि दिस विल बी Q इज इक्वल टू M इंटू L, ठीक है। लेकिन जो भी अमाउंट ऑफ हीट यहां पर सप्लाई हो रही है, अब इन्होंने नीचे दी हुई है मुझे पावर, जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर पावर को इस्तेमाल करूं तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हीटर के साथ साथ सराउंडिंग से भी हीट गेन हो रही है। अब मुझे दिया हुआ है पावर, तो मैंने क्या करा था, इस पूरी इक्वेशन को T से डिवाइड करा दिया था, ये आ गया मास रेट, ये मुझे गिवन, Q अपॉन टी ये वाला क्या आ गया, पावर। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं P प्लस, अब इस H अपॉन टी को मैं कैपिटल H लिख लेता हूं। स्मॉल h क्या था, अमाउंट ऑफ हीट गेन, H अपॉन टी यानी कि रेट ऑफ हीट गेन, उसको मैंने कैपिटल H से लिख दिया। तो कैपिटल H डायरेक्टली मुझे क्या देगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड या रेट ऑफ हीट गेन, गॉट इट। तो P प्लस H इज इक्वल टू M अपॉन टी इंटू L, इसको मैं डायरेक्टली उठा लूंगा, मतलब ये इसका सीक्वेंशियल तरीका था जो हमने फॉलो किया था। तो दिस इज गोना बी P प्लस H इज इक्वल टू M अपॉन टी इंटू L। अब आप किसी भी पावर पर इसको रख लें, जैसे हम स्मॉलर पावर पर रख लेते हैं, तो पावर इज 70, H मुझे निकालना है, M अपॉन टी उसका मास रेट है 0.26, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, सॉरी वेपराइजेशन 330। तो ये आपके पास डायरेक्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि पावर आ जाएगा कि सराउंडिंग से कितना पावर गेन, किससे बेटे, H को मैं ऑलरेडी टाइम से डिवाइड करके मैंने कैपिटल H लिखा है, सही है। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि H इज गेन, हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो वो रेट ऑफ हीट यानी कि पावर गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इन्होंने रेट ऑफ एनर्जी पूछा है, तो मेरे पास कैपिटल H जो है वो रेट ऑफ एनर्जी ही है। कितना आ रहा है बॉस, 16 वॉट्स, गेट इट। आगे देखो बेटे, कहते हैं मैंने लिक्विड इज बॉइलिंग, थर्मल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेंपरेचर स्टेट टू प्रोसेस फॉर विच थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। ओ लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं, बॉइलिंग के वक्त टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, तो वो कह रहे हैं जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो चाहिए क्यों, फॉर टू रीजंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गुड। सरकार लिक्विड बॉयल हो रहा है, देखें अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, आपकी हीट ने उनके बिटवीन बॉन्ड तोड़ दिए और उनको सेपरेट कर दिया, लेकिन ऊपर से एक pKl, ये एटमॉस्फेयर मतलब ये ऊपर कैसे जाएगा जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम ना करे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए भी आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आप यहां पर टू ब्रेक द बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है बेटे। आगे कहते हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक हमने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कर लिया। अभी कहते हैं अ स्टूडेंट कैरी, सॉरी वो वाला फ्यूजन था। A student carries out an experiment to determine a specific latent heat of vaporization. कह रहे हैं some liquid in a beaker is heated electrically. Energy is supplied at a constant rate. When the liquid is boiling at a constant rate, the mass of the liquid evaporated in 5 minutes is measured. अब ये rate नहीं दिया हुआ, directly mass दिया हुआ है। कहते हैं suggest how it may be checked that the liquid is boiling at a constant rate. बच्चा लिख गया डायरेक्ट बगैर पढ़े सवाल का जवाब एक जगह मैंने पढ़ा, देयर विल बी ड्रॉपलेट्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट। मसला क्या है इस आंसर में? सही है सर, हम लोग जो नीचे मास का वो लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके अंदर जो है मास जो है कांस्टेंट कंसिस्टेंटली जो है वो डिक्रीज होगा। वेरी गुड। अच्छा, ओ लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी लिक्विड बॉईल होता है तो उसके अंदर क्या बनते हैं? बबल्स। कांस्टेंट रेट से अगर बबल बनना शुरू हो जाए तो भी इसका यही मतलब है कि बॉइलिंग कैसी हो रही है? कांस्टेंट रेट से, या देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन मास पर यूनिट टाइम ऑब्जर्व फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपको जो दिल करे आप इसमें से लिख सकते हो, या सबसे लास्ट चीज द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। So the temperature of liquid, तो दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तीनों में से कोई भी चीज लिखते हैं। Bubbles are formed at a constant rate. There is a change in mass at a constant rate. या temperature of the liquid remains constant. अगर 2 मार्क का होता तो मैं 2 पॉइंट्स लिख देता, 1 मार्क का है। आगे कहते हैं बेटे why the rate of evaporation is determined at 2 different power ratings. This is to overcome the energy which is lost to the surrounding. पानी बॉयल हो रहा है, पानी 100 पर है, सराउंडिंग का है 30 पर, लेट अस सपोज 35 पर, तो यहाँ पर सराउंडिंग से हीट गेन नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? हीट लूज करेगा। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज टू, क्या लिखें? This is to compensate या आप लिख सकते हो फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ हीट लॉस्ट टू सराउंडिंग। और आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपको लगे नहीं अभी मैंने और लिखना है, मैं बहुत पढ़ के आया हूं, अम्मी ने कहा था मेहनत करना, तो आगे लिख देना और भी। ये कह रहा है मतलब सराउंडिंग में जब हम आइस को मेल्ट कर रहे होते हैं वो सराउंडिंग से हीट गेन करती है, और जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वो सराउंडिंग में हीट लूज करता है। तो उसका हमने तरीका क्या निकाला था? हम एक्सपेरिमेंट को 2 अलग अलग पावर पर परफॉर्म करते थे और फिर उन दोनों की इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे तो वो सराउंडिंग से हीट गेन और लॉस कैंसिल आउट हो जाता। तो जैसे जो ऊपर मैंने फॉर्मूला अभी इस्तेमाल करा था ये वाला P1 - P2 ओवर M1 अपॉन MT, तो इसके अंदर सराउंडिंग में हीट का जो फैक्टर था वो एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर हमारे पास एक्यूरेट आ जाता है। क्योंकि अगर आप हीटर की पावर बढ़ाओगे उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बॉइलिंग तेज या स्लो हो जाएगी। पानी अभी भी 100 पर ही बॉयल हो रहा है और सराउंडिंग में टेम्परेचर भी कितना है? 35। अमाउंट ऑफ हीट लॉस विल बी द सेम, रेट ऑफ हीट लॉस। तो वो दोनों इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट कराते थे वो कैंसिल आउट हो जाता है। वही बात वर्ड्स में पूछ रहा है कि 2 अलग अलग पावर पर हम इसको क्यों करते हैं। सो दिस इज इन कॉम्पनसेशन फॉर द हीट लॉस टू सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अरे आप रेट ऑफ इवेपोरेशन बोले उसको, या आप उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन की बात करें, तीनों के रीजंस आपके पास सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है बेटे नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। अब मेरी बात सुनो, देखो चाहे स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो, फ्यूजन हो या वेपराइजेशन हो,
हमारे पास फॉर्मूला तो उसका एक ही था, L इज इक्वल टू P1 माइनस P2 ओवर, अब सुनिएगा, M1 अपॉन टी माइनस M2 अपॉन टी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रेट गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। ऐसे में अगर टाइम या रेट गिवन ना हो तो मल्टीप्लाई बाय टी यहां पर आ जाए। तो अब मेरे पास जो दो पावर्स हैं, एक है 70, एक है 50, और ये इसको ख्याल रखिएगा कि दिस इज इन ग्राम्स, और टाइम किसमें दिया हुआ है, मिनट। 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय मासेस मेरे पास जो है 13.6 और 6.5। टाइम 5 minutes, that is 300 seconds। यहाँ पर बीच पर ग्राम ही दी हुई है 845, सही है। अब आगे कहते हैं बेटे, यूज वन ऑफ द assumption of the kinetic theory of gases to explain why the potential energy of the molecule of an ideal gas is zero। बहुत आसान सी बात है, हम जानते हैं कि गैसेस के अंदर देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, और पोटेंशियल एनर्जी गैस मतलब किसी भी स्टेट में मौजूद पार्टिकल्स के बिटवीन सेपरेशन और फोर्सेस की वजह से होती है। तो गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट जीरो क्यों होती है, एज देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। बेटा सेपरेशन पर बेस करेगी जब जब फोर्सेस मौजूद होंगी, तो सेपरेशन कम या ज्यादा होगी तो फोर्सेस क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। अगले पार्ट में कहते हैं द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कहते हैं स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंबल, मीन स्क्वायर स्पीड, सही है। टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और कोई अगर सिर्फ केल्विन लिख दे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे कहता है अ सिलेंडर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम contains an ideal gas at a pressure and a temperature 173। नीचे आपको बता दिया है the thermal energy transferred to the gas is 2900 joules, the final temperature and pressure are illustrated। कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिलेंडर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं तो हम पहले वाली कंडीशन से ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। अब हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में नहीं लगाऊंगा, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी, यहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बेटे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में n नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबरदस्ती की एक और सब्स्टिट्यूशन देनी पड़ेगी। तो प्रेशर हमारे पास इनिशियली है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5। इन क्वेश्चन में यूनिट्स का ख्याल रखना, जैसे यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, क्या करेंगे बेटे 4.7 इंटू 10 टू द पावर 4 है, डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 6 से, ठीक है। 1000 का स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में जाने के लिए आप क्या करेंगे 1000 से। n हमें निकालना है, k की वैल्यू आपको गिवन होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आपके पास 173 में ऐड कर देंगे 273 तो हो जाएगा 446। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन ओनली। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, पावर चेक कर लेना। भाई बहुत पहले से बने हुए हैं।
अच्छा देखो, कह रहे हैं द इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। सरकार बताएं ये कैसे करेंगे? क्यों रखें? करें क्या? बनाओ। बनाओ बनाओ। ऊपर उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी दी हुई है। द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस इज 2900 जूल्स। और नीचे कहता है द इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। बेटे मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की बात कर लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हो वो जाती है पोटेंशियल में, ठीक है? और अगर गैस के बारे में, अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास इन्होंने बता दिया है गैसियस सैंपल है, तो बेटे सुनना, इन्होंने जो सबसे पहले पॉइंट में आपसे कुछ लिखवाया है वो किसी वजह से लिखवाया है। आपने ऊपर क्या लिखा है कि चेंज इन इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 0। सही है? तो इसका मतलब है कि गैस को अगर मैं बाहर से कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उसका काम था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना, लेकिन गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जो भी आपने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है विच इज 2900 जूल्स, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है किसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन ये पूरी गैस को आपने सप्लाई करी है। अब उस गैस के अंदर कितने पार्टिकल हैं? इतने पार्टिकल। एवरेज का मतलब होता है एक सिंगल पार्टिकल के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने सप्लाई करी है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सही है? सो 2900 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 24। -12। तुम्हें 7 की डंडी पता चल गई? अच्छा देखो, 3 मार्क के लिए अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो क्वेश्चन में किसी भी पार्ट को सॉल्व करने से पहले ऊपर वाले थ्योरेटिकल पार्ट को देखा करो। डेफिनेटली वो किसी वजह से ही आपसे डेफिनेशन, लॉ या कोई भी चीज लिखवाते हैं। अब ये बहुत छोटी सी बात है और अगर आपके जहन में नहीं आए, आपके लिए ये 1 नंबर का पार्ट ये अजाब है। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटे, इन्होंने ऊपर कहा कि वी हैव सप्लाइड 2900 जूल्स ऑफ एनर्जी टू द गैस। फिर इन्होंने हमसे ऊपर लिखवा लिया कि गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होती। तो भाई ये जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो ये किसको जाके चेंज करेगी? काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को। उसने कहा एवरेज बताएं आप। एवरेज इज द सिंगल वैल्यू। आप सही से बोलें, जाएं। समझ आ गई तुम्हें कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सप्लाई करी है वो बेसिकली क्या करेगी? तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज करेगी। एवरेज का मतलब एक पार्टिकल के लिए, तो इसको हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करा दिया। गॉट इट? आगे देखो बेटे, अभी कहते हैं यूज योर आंसर इन पार्ट 1 टू डिटरमिन फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द गैस। अब ये यहां पर इन्होंने जो बोला हुआ है ये कहता है कि फाइनल टेम्परेचर इसका जो भी है ये आप बता दें, लेकिन ये वाला डाटा नहीं। इसने बोला है कि आप पार्ट 2 का आंसर इस्तेमाल करें। तो पार्ट 2 में तो मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली है। अब बेटे सिंस हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 के टी। लेकिन अगर आप चेंज इन काइनेटिक या एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा?
change in kinetic energy is mainly due to change in temperature. Can I say that? अब सुने, तो ये टेम्परेचर इन केल्विन कहता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिंगल पार्टिकल की ही कहलाती है 1.5 into 10 to the power minus 21, 3/2 as it is. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power minus 23. कितना आ रहा है? आंसर बताओ यार। क्या हुआ, डील हो गई कोई? तुम्हारे ऊपर कब फर्ज हुई? आजकल फर्ज है। आधी रात तक का टाइम होता है बेटे, पढ़ लो पहले, जमात कर लेंगे नीचे। बताओ भाई, वैल्यू 72.46। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज 72। सही है केल्विन। अब ये आया चेंज इन टेम्परेचर, हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर। तो हमें जाकर देखना पड़ेगा, ये रहा केल्विन। अच्छा इधर सुनो अब मेरी बात बेटे। चेंज इन टेम्परेचर अगर केल्विन में आ रहा है 72, तो लेट मी टेल यू चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी 72 ही आएगा। अच्छा आगे चलते हैं। फाइनल टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है, सही है, तो इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास ऊपर अभी हमने देखा 173 था, चेंज इन टेम्परेचर हुआ 72। तो जो भी आंसर आएगा उसमें अगर मैं यहाँ पर 273 ऐड करा दूं तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन 518 मतलब 520। सही है सरकार। आपने P5 और लैब में सीखा क्या है कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डाटा में दिए हुए हों उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं करेंगे। अगर 3 में दिया हुआ है तो आप लिख दें। अब जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसने, और आपने भी 273 में क्या इस्तेमाल करा है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो 2 में है, मैं तो 3 में नहीं दूंगा। अच्छा आप आगे चलते हैं और बकवास सवाल है, इसको छोड़ो, इस पर आ जाओ डेरिवेशन पे। ये कहते हैं बेटे द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द गैस बाय द एक्सप्रेशन। अभी कहते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल, तो इट्स द सेम थिंग। क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर, तो दिस इज नॉट रूट, बल्कि हम सिर्फ क्या लिख देंगे, मीन स्क्वायर स्पीड। रूट है नहीं, वरना रूट मीन स्क्वायर होता। आगे कहता है यूज द एक्सप्रेशन टू शो दैट द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। ऊपर वाली इक्वेशन इस्तेमाल करो और ड्राइव करके दिखाओ, शुरू हो जाओ। बोला है उसने, उसी को इस्तेमाल करना। गाइस क्या करना है, करना शुरू करो।
डेंसिटी से स्टार्ट करो, डेंसिटी की जगह रखो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को पी की तरफ लेके जाओ, पीवी की जगह पे लिख दो डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं ना बेटे। और याद रखो इसमें पीवी को कैसे बनाओगे, जब तक डेंसिटी को आप मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखोगे। लेकिन ये डेंसिटी पूरी गैस की है, तो वो मास भी होगा पूरे गैस का। तो जब उसको आप रिप्लेस करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स करो। अभी चल रहे हो हैं? आपको आगे की शॉर्टकट की आती है तो आप पेपर में डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा वैसे ही जो सारा साल बताते बताते समय लगे। अगर आपने पढ़ा हो, यही तो मसला है। अगर अगर आपका सेंटर पड़ जाए एक्सपो में, वो लेवल्स के बच्चे क्या चीटिंग कर रहे हैं वहां पे। वही तो बोल रहा हूँ मैं, ओ लेवल्स वालों की बात कर रहा हूँ। पूरा कुछ नहीं चल रही है भाई। डेरिवेशन हो गई। अगर एमसीक्यू का पैटर्न सेम आ गया था तो कैंपस में को सेम आ गया। ये पहले हुआ था, होता है मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने जब पकड़ा था तो उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी बताई थी कि ये 1 in 1000 होता है ऐसा केस जन्म में। उसने नकल के लिए अकल चाहिए होती है ना बेटे। उसने ढक्कन ने उठा के उसके सारे सही भी कॉपी कर दिए और सारे गलत भी वैसे ही कर दिए। ये नहीं थोड़ा आगे पीछे कर लेता 2 4 5 सवालों, कॉपी पेस्ट दोनों का वेबर कैंसिल कर दिया। आप समझे नहीं? जैसे आपके किसी ने पेपर कॉपी किया, एमसीक्यू पेपर, आपके जो सही है वो तो सही है, उस कैंडिडेट नंबर 2 आपने गलत किया, ऑप्शन ए था। सारे जो गलत आंसर्स हैं उनके भी ऑप्शन सारे के सारे सेम। सर ये नहीं हो सकता, ऊपर से ये नहीं हो सकता। भाई ये छोटी छोटी एक एक दो मार्क की हैं, इनको देखो। सबसे पहले तो इन्होंने जो कहा हम उसको इस्तेमाल करते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो आप अलग से रफ में कर लो, पुट कर लो, वरना आप डेंसिटी की जगह डायरेक्टली पुट करोगे तो कैपिटल M ओवर कैपिटल V। V को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा PV। टोटल मास को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू M, स्मॉल m आ जाएगा। फिर PV की जगह क्या लिख दें, NRT इज इक्वल टू 1/3। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है N/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो ये हो जाएगा N इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो गया, R के नीचे जब मैं Na लेकर आता हूं, ठीक है, और 3 को अगर मैं यहां ले आता हूं तो दिस इज गोना बी
ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, एंड दिस इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम एवरेज स्क्वायर स्पीड। तो एवरेज स्क्वायर स्पीड के लिए 2 को यहाँ ले आए, तो मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ लिख रहा हूँ भाई, सबर। यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 3/2 kT। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं एन आइडियल गैस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यूज द एक्सप्रेशन इन ए पार्ट 2 टू शो दैट द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of the gas by 1 Kelvin has a value of 3/2 R, where R is a molar gas constant. करो 3 मार्क के लिए एक और डेरिवेशन। सबसे पहले तो इस बात को पकड़ लो कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो गैस के ऊपर जो वर्क डन होता है विच इज पी डेल्टा वी, डेल्टा वी इज 0, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा? इन्होंने पूछा यही है, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 1 केल्विन हैज अ वैल्यू ऑफ 3/2। करो। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर वर्क डन 0 है तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू जो है दिस इज क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू अगर 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। आपको दिखाना पड़ेगा ये पहले 1 मार्क की है। क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिमूव्ड, जरूरत नहीं डेल्टा लिखने की। अब अगेन वही बात है कि गैसेस के अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसको चेंज करेगा? काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, ए पार्ट 2 आपके पास ऊपर ये रहा, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। ऊपर से एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो आप R अपॉन एन ए इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगाते हैं, तो याद रखिएगा कि R विल बी इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई बाय के। करो अब। ऊपर एक मॉलिक्यूल के लिए यही डिफरेंस है। देखो बेटे, ऊपर जो आपने डेरिवेशन करी है ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या आप ऊपर देख लो तो ये कह रहे हैं मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। पहली चीज,
ये आपने तमाम चीजें एक गैस मॉलिक्यूल के लिए करी है। नीचे वो कहता है 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ गैस। तो इन चीजों को तो मैं साइड पर करते जाता हूं जो आपको यहाँ पर थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना है? 1। तो अगर इसको आप 1 रखोगे तो Na इज इक्वल टू, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जितने भी चाहिए, अगर आप उसको ऊपर अगर एक पार्टिकल की वो काइनेटिक एनर्जी है, तो जब आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके लिए आ जाएगी? 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ये 3 चीजें तो मैंने कर दी। ये तो आपका पहला मार्क इस पर आ जाएगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को आप इस्तेमाल कैसे करोगे? हमने कहा कि चलें काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। देखिएगा बेटे, ठीक है, लेकिन ये है कितने के लिए? सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगर मैं 3/2 kT को मल्टीप्लाई करा देता हूं नंबर एवोगाड्रोस नंबर से, ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोलर गैस, 1 मोल गैस के लिए। और 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दिस इज सेम एज द इंटरनल एनर्जी विच इज सेम एज द अमाउंट ऑफ हीट विच यू हैव सप्लाइड। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा? देखें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी पर, और इंटरनल एनर्जी इज व्हाटएवर अमाउंट ऑफ हीट यू हैव सप्लाइड। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा Q। अब इन्होंने क्या दिया कि जो टेम्परेचर आपके पास गैस का इंक्रीज हुआ है दैट इज गोना बी 1 केल्विन। आप ये भी कर सकते हो कि T की जगह डेल्टा T लिख लो। 3/2 डेल्टा T की जगह मैंने 1 लिख दिया, मेरे पास बच गया यहाँ पर KNA। और KNA मैंने आपको बताया यहाँ पर दिस इज इक्वल टू R, तो दिस इज गोना बी 3/2 R। ठीक है, अगले पार्ट में कहते हैं बेटे द नाइट्रोजन मे बी अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस, द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम्स पर मोल। 1 मोल का मास 28 ग्राम्स है। यूज द आंसर इन बी पार्ट 1 to calculate a value for the specific heat capacity in joules per kilogram per Kelvin at constant volume for nitrogen। अब मुझे बताएं जो ऊपर आपने हीट की वैल्यू निकाली है ये कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा? 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम इसी को कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आई कैन यूज दिस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन दिस इज फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? अब यहां पर मुझे चाहिए केजी, तो मैं इसको साइड पर पहले आपको लिखकर दिखा देता हूं कि इसका मतलब है कि 1 मोल में देयर आर 28 ग्राम्स, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मोल में देयर आर 0.028 किलोग्राम्स। सही है। अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, बेसिक फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी किया बेटे, Q इज इक्वल टू 3/2 R। इन्होंने मुझे लिखा जो आपने ऊपर निकाला है उसको इस्तेमाल करें, मैंने कॉपी कर दिया। अब इस Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? MC डेल्टा T। डेल्टा T 1 केल्विन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास मुझे दिया हुआ है 0.028 किलोग्राम्स। सही है, पुटिंग कर देता हूं।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वुड बी 3/2, आर की वैल्यू आ गई 8.31 डिवाइडेड बाय 0.028। फोर 445 450 सही है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। सही है, क्लियर हो गया? कोई पार्ट इसमें रिपीट करूं? कर लें। अगर ये कहता है बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अगर हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो प्लस क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। आगे कह रहे हैं बेटे स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू का नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आगे कहता है हमारे पास कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, इसका मतलब ओवरऑल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, 0, और टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा, 0। अभी कहता है कि एट पॉइंट ए द गैस हैज अ वॉल्यूम 2.4 into 10 to the power -3, प्रेशर सब कुछ गिवन है, द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली so that no thermal energy enters or leaves the gas. कहते हैं the amount of the work done is 480। फिर कैसे हैं द गैस हैज अ वॉल्यूम, द प्रेशर इतना एंड टेम्परेचर इतना। आगे कहते हैं द गैस इज नाउ कूल्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इतने जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। कहते हैं पॉइंट सी द गैस हैज अ प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनली इट रिटर्न्स। कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो ये ए से स्टार्ट होकर ए पर ही वापस आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, स्टेट नो चेंज या जीरो चेंज। हाँ, उसको छोड़ें, वो नीचे वाले पार्ट्स के लिए वो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर ये साइकिल कंप्लीट है तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देयर इज नो चेंज और एक्सप्लेन क्या करेंगे, नो चेंज इन टेम्परेचर, यही एक्सेप्ट होगा सर। मैं इसीलिए शुरू से आपको एक ही बात कहते जा रहा हूं, दो ही बातें मैंने आपको बताई। साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंस इट रिटर्न्स टू द इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर। यही आप लिखेंगे और कोई बात नहीं लिखेंगे। वो हम अपने समझने के लिए कहते हैं कि वो वापस आ गया। वापस आ गया मतलब टेम्परेचर रिस्टोर हो गया, क्योंकि गैसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो देयर इज नो गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब बेटे कहते हैं कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम सी टू पॉइंट ए। अब हम जाके देखेंगे कि सी टू ए जनरली हो क्या रहा है। ये देखें जी, सबसे पहले हमने हाईलाइट कर लिया कि ये आपके पास आ रहा है बेटे सी टू ए, तो आई थिंक प्रेशर कांस्टेंट है, सही है। तो आप चाहो तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इस्तेमाल कर सकते हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो गया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 अगर कुछ मिसिंग होता तो, लेकिन यहाँ पर हर चीज गिवन है। अच्छा, सेकेंडली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द गैस, नेगेटिव होगी, एक्सपेंशन हो रहा है। और टेम्परेचर को ड्रॉप होना चाहिए, वो हो रहा है 110 से, सॉरी इन्होंने सराउंडिंग से हीट सप्लाई भी करी है, तो टेम्परेचर 110 केल्विन से 300 केल्विन हुआ है। ये वाली बात जो ऊपर इन्होंने बताई हुई है, एट अ टेम्परेचर 450 केल्विन, ये ऊपर आ गया। अभी कहता है बेटे एक्सटर्नल वर्क डन बता दें। इधर देखें, किसी भी गैस का जो बेटे वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V।
कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं देख लूं तो सी या ए पर दोनों में से किसी भी जगह पर प्रेशर दोनों जगह कांस्टेंट है। आप रीड कर लें 1.6 इंटू 10⁵। चेंज इन वॉल्यूम हम चेक कर लेते हैं। यहां पर वॉल्यूम है 8.7 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ है 2.4 इंटू 10⁻⁻3। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻3 इज अ ग्रेटर वॉल्यूम और वो स्मॉलर है। So 2.4 into 10⁻⁻3 minus 8.7 into 10⁻⁻4. वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, वो पावर -4 है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे चेक करो भाई, क्या हुआ वॉल्यूम। अच्छा आप देखो इधर, हमारा खैर अभी कोई कंसर्न भी नहीं है ये ऑन द गैस है या बाय द गैस है। ये बेसिकली ऑन द गैस है तो माइनस साइन में आना चाहिए। बताओ भाई वैल्यू। माइनस में आ नहीं सकता बॉस पावर में, क्योंकि बाहर 10⁵ मौजूद है। नहीं आ सकता, ये सही आंसर है। 250 कैसे होगा, 240 होगा ना। 445 में थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 5 था, यहाँ पर थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। जब मैं 2 में लिखूंगा तो तीसरे को देखूंगा, चौथे को नहीं देखूंगा। नहीं, वो जो आंसर आया था ना वो आया था 444.6, तो मैंने आपको राउंड ऑफ करके 450 बताया था, आपने उसको 445 बताया था, आपने 450। तो तुमने मुझे बताया 445। यार आप जीनियस हो यार, आप पेपर देने मत जाओ। बोले मैंने जरूरत ही नहीं है। अच्छा बेटे ये माइनस साइन के साथ आ गया। अब जरा इधर देखें, टेबल वाला तीसरे टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा टेबल खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा, मार्क्स इसके अच्छे मिलते हैं, काफी जल्दी हो जाता है। अब इधर देखें, कहता है कंप्लीट फॉर द चेंजेस फ्रॉम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी में अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरे पास ये जो -240 आया है, दिस वाज फ्रॉम सी टू ए। तो पहले तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं। सही है, सी टू ए गया था माइनस। बेटे गैस एक्सपेंड हो रही है ना, तो वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, माइनस साइन आ गया। अच्छा ऊपर हम अगर कंसिडर कर लें, इधर देखें, एट पॉइंट ए द गैस हैज अ वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, इन टेम्परेचर इतना, द गैस इज कंप्रेस सडनली so that no thermal energy enters or leaves the gas। यहां तक ही हम पढ़कर सबसे पहले क्या कर देते हैं, A to B में no heat is entering or leaving the system, तो amount of heat supplied to the gas या removed from the gas is 0। आगे चलते हैं, फिर कहता है the amount of the work done is 480। अब हमें देख लेना चाहिए A to B जनरली चल क्या रहा है। बेटे ये रहा A और ये रहा B, तो आई थिंक जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है, तो गैस कंप्रेस हुई है, तो दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। सही है, तो किस में लिखेंगे, पॉजिटिव। तो वर्क डन हमारे पास आ गया 480। अब सुनो, डेल्टा यू अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा यू इज क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्यू 0 है तो ये भी 480 पॉजिटिव का ही आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए बी टू सी पर। और 480 दिया हुआ है बेटे, ये रहा सरकार। इधर देखें, हम कहते हैं द गैस इज नाउ कूल्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ना एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0 होता है। कैन वी से दैट। और ये कहां से कहां के लिए हो रहा है, बी टू सी के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात इन्होंने बोली बी टू सी के लिए, मैं डायरेक्ट बी टू सी पर जाकर वर्क डन को लिख दूंगा 0। सही है,
वो हीट सप्लाइड है, कहते हैं 1100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब हमें सरकार एक मिनट, ट्रांसफर हुई है ये बताया टू द गैस है या बाय द गैस है? नहीं। अब हमें जाके डाटा को चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उस वक्त इसको स्किप करा, क्योंकि जब आप टेबल फिल करोगे आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो इधर, 1100 जूल्स हीट तो इन्होंने ट्रांसफर का लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा ट्रांसफर सिस्टम को हुई है, सिस्टम से हुई है। तो हमें जाकर देखना पड़ेगा बी टू सी। इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। बेटे अब जरा इधर देखें यार, देखो ये है बी और ये है सी। अब इधर देखिए, टेम्परेचर 450 से डिक्रीज होकर हो गया है 110। तो दिस इज नॉट हीट सप्लाइड टू द गैस, दिस इज हीट evolved या removed from the gas। heat supplied to the gas होता है पॉजिटिव। मैंने देखा बी से सी टेम्परेचर 450 केल्विन से 110 केल्विन हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हुआ तो गैस में से हीट निकाली गई है, एंड हीट लॉस बाय द गैस इज ऑलवेज रिटन विद नेगेटिव साइन। अब अगर मैं डेल्टा यू निकालना चाहूं तो बेटे सेम फॉर्मूला कि डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू यहां पर जीरो है, तो जो Q की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू आ गई। सही। अब आखिरी प्रोसेस में क्योंकि ये वापस अपने एक्चुअल पॉइंट पर आ रहा है, तो हम ही कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। अब आप इसको डायरेक्टली निकाल लो या बच्चों की तरह x लिख लो, और आप कहो कि भाई इन तीनों का जो सम है दिस इज इक्वल टू जीरो। तो x निकालने के लिए आप 1100 में से 480 क्या कर लोगे, माइनस तो आ गया 620। तो ये डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया 620। सही भाई। अब जब ये दोनों आ गए हैं, क्यू निकालना है, तो बेटे डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन साइन के साथ। डेल्टा यू आपके पास है प्लस 620 और वर्क डन है माइनस 240, तो ये यहां जाकर ऐड हो जाएगा। तो क्यू विल बी हाउ मच, 864 मार्क का ये टेबल हुआ कंप्लीट। ए टू बी बता दूं? अच्छा अब रुको इधर देखो, ए टू बी में सबसे पहले इन्होंने ये बात छेड़ी। इन्होंने ये कहा the gas is compressed suddenly so that thermal energy enters or leave the gas during the compression, the amount of work done is 480। अब मुझे नहीं समझ आया कि 480 क्या है, तो मैं गया ये रहा ए और बेटे ये रहा बी। तो मैं ये देख रहा हूं कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये कंप्रेशन हुआ है। यहां पर वॉल्यूम है, मतलब ये रहा, और बी पर वॉल्यूम ये रहा, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। कंप्रेशन का मतलब है वर्क डन ऑन द गैस। अब वर्क डन ऑन द गैस है, तो दैट मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। सही है। अच्छा सेकेंडली इन्होंने लिखा नो एनर्जी एंटर्स और लीव्स। ना आपने हीट सप्लाई करी ना आपने हीट रिमूव करी, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिमूव क्यू क्या हो गया, जीरो। चलो भाई सेकंड वाली शीट स्टार्ट करते हैं। अभी अभी भेज दो, कल इनको कहा था आज 10 साढ़े 10 बजे छोड़ूंगा। सब इसी में, ये कल वाली है, भेज देता हूँ।
भेज दी। सर्कुलर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, थर्मल और आइडियल गैस खत्म। बताता हूँ। 2 बजे भी दोपहर में एक क्लास होती है, वो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, और अगर नियाज आना चाहो तो मर्जी है। 2 till 3 उसमें उनको मैग्नेटिज्म वगैरह कराया था। सेकंड वाली जो शीट है मेरे पास, यहाँ पर मेडिकल की सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। मेडिकल एसएचएम ये सब, हाँ करवा देता हूँ। इसमें है जनाब एसएचएम मतलब डैम्पिंग और हॉल्स प्रोब और पूरा मेडिकल है। सिर्फ फोर्स लिखो, क्यों लिख रहे हो मैग्नेटिक? मैग्नेटिक पोल्स की वजह से ही होती है, अदरवाइज तो कोई फोर्स नहीं हो सकती। फोर्स लिखें, करा दें शुरू। क्या है बायो की? पेपर है कल बायो का? नहीं वाकई कल बायो का? नहीं नहीं फिर सही है, फिर सही है भाई, आप जाओ। ये जिसको करनी है पहले से टाइम उनको भेज दूं क्या ये वाली? चलें बेटे, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, सेम टाइम 7:30। टेक केयर।